चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब जहाँ पे आप रख देंगे वो वहीं पे स्टेबल रहेगा, कोई मोशन नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसे लिखो, स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, दूसरा क्या है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। फैराडेज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप बताओगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अन्योन प्रेरण। पढ़े हो इंटर फिजिक्स में? अन्योन प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। ठीक, अब ये तो हो गया स्टैटिक डिवाइस है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल लगता है किस सिद्धांत पे करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब करता क्या है? क्या करेगा? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम इसको सप्लाई दे रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनकमिंग हम दे रहे हैं वही हमको आउटपुट पे मिलेगी। तो क्या करेगा? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज तथा करंट को घटाता तथा बढ़ाता है। क्या करेगा? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। ये इसका कार्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या है तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये प्योर एसी पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? प्योर एसी पे। अगर इसको डीसी देंगे तो इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा? तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको अल्टरनेटिंग फ्लक्स चाहिए होता है, इसमें हमको अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिखो प्योर एसी पर कार्य करता है। प्योर एसी पे कार्य करता है। डीसी देने पर वाइंडिंग क्या होगी? जल जाएगी। वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, इसमें दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है? दो वाइंडिंग होती है इसमें। दो वाइंडिंग
होती है। ठीक, अब इसका फिगर बना के समझाएंगे दो वाइंडिंग कैसी होती है। ठीक, इसकी रेटिंग केवीए में होती है। किसमें? केवीए में होती है। लिखो और उसको मिटा दो फिर। अब देखो हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है? दो वाइंडिंग होती है। ये आपकी पहली वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपकी पहली वाइंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइंडिंग किसकी बनती है तो कॉपर की बनती है। किसकी बनती है? कॉपर की। ये आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब हमने बताया था कि ये प्योर एसी पे कार्य करता है। प्योर एसी पे कार्य करता है। इट मींस हमने इसकी सप्लाई को, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी। चलो बताओ पवन, अल्टरनेटिंग सप्लाई का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? पढ़ाया था हमने, याद है? नहीं हो? तुम्हें याद है? तुम्हें भी नहीं याद होगा। ठीक, समझ लो। तो हमने यहाँ सप्लाई दी तो इसका फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग का, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड होता है, V मैक्स साइन ओमेगा टी। मतलब यहां पे हमने इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दी। ठीक, ये आपकी कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके जो टर्न्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग N1। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना घुमाया जाता है। ठीक, और इसके टर्न्स को बोलते हैं N2। अब ये दोनों जो वाइंडिंग होती है ये चुंबकीय रूप से क्या होती? कनेक्टेड होती है। चुंबकीय रूप से कनेक्टेड होती है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इन वाइंडिंग के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है तो रेजिस्टेंस का होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ओके। अब हमने इसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही समझ लो। ठीक, हमने प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी तो एसी सप्लाई देने पर इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो होती है। क्या होती है? आई नॉट करंट। आई नॉट करंट। इसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट। आज हम एक काम करेंगे, तुम कल नहीं आओगे, परसों आओगे, तुम आ जाना, कल हम PRN जनरेट करेंगे। ठीक, तो ये क्या करती है? ये जो आपकी आई नॉट होती है इसको बोलते हैं आई नॉट। ये क्या होती है? जो फुल लोड करंट होती है, यहां पे जब हम लोड लगा देंगे तो एक करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं लोड करंट। उस ये जो आई नॉट होती है लोड करंट का 2% से लेकर 5% होती है। ठीक, इतने ये सब पॉइंट याद रखना। ठीक, अब ये जो आई नॉट है,
ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें एक फ्लक्स जनरेट कर देगी। क्या कर देगी, ये I0 जो होगी इसमें एक फ्लक्स जनरेट कर देगी। ठीक है, तो जब फ्लक्स जनरेट कर देगी तो ये फ्लक्स जो होगा दोनों वाइंडिंग से लिंक होगा, दोनों वाइंडिंग से लिंक होगा। इट मींस ये फ्लक्स क्या करेगा, इसके टर्न्स को भी काटेगा और इसके टर्न्स को भी काटेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो जब ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है तो फैराडे का नियम क्या करता है कि जब किसी कॉइल में टर्न्स फ्लक्स के द्वारा कटते हैं तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये जो फ्लक्स है ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा, जिसके कारण आपका इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं E1। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय द फैराडे लॉ, हमने बताया था ना कि फैराडे का नियम लगता है इसमें। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें ईएमएफ होगा वो होगा माइनस N1 d∅dt। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। ठीक, अब मैंने बताया कि ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक है, तो इसके टर्न्स को भी काटता है, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ आपका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस N2 d∅dt। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। ठीक, अच्छा, तो वही काम हो गया। तो आपका यही वर्किंग प्रिंसिपल होगा ट्रांसफार्मर का मोटा मोटा। ठीक, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकेंड को जब हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2/E1 हो जाएगा। E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू K। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, ये तो आपका ईएमएफ और टर्न्स के फॉर्म में चार रिलेशन होते हैं। तुम मुझसे पढ़ रहे हो, आईटीआई की बुक में तुम्हारा ये दिया है, लेकिन मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो। ठीक, और जो मैं तुमको रिलेशन बताने आ रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यहां लिख दो, यहीं पे नीचे लिख देते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर्मूला होता है, और आए कि नहीं आ रहा है, तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो, 2 यूनिट्स और ले लो तो ये हो जाएगा E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2 हो जाएगा इक्वल टू K। हमेशा याद रखना, अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज हमको जो सेकेंडरी मिलेगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो करंट मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगी, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट ज्यादा होगी। समझ में आया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखो आपका जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न हो रहा है उसका समीकरण क्या होता है, लिख लो ईएमएफ इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ समीकरण ये होता है E इज इक्वल टू 4.44 FN5। प्राइमरी बाइंड सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए ईएमएफ का समीकरण यहां लिख दे रहे हैं और प्राइमरी का यहां लिख दे रहे हैं। सेकेंडरी के लिए होगा E2
इक्वल टू 4.44 FN2 5 और प्राइमरी के लिए यहां लिख दे रहे हैं E1 इक्वल टू 4.44 FN1 5 लिख लो। बहुत अच्छी चीज हमने बताई है।